हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीएनजी ज्वेलर्स के रिलेटेड और जानेंगे इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, इनका फाइनेंशियल्स कैसा है, इसका ओवरऑल गाइडेंस कैसा है, आगे का फ्यूचर का, अब तक इनका बिजनेस कैसा था, और थोड़ा इंडस्ट्री के रिलेटेड भी वी विल डिस्कस। सो इसका बेसिक जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 1832। तो गणेश नारायण गाडगिल थे, उन्होंने 1832 में एक नॉर्मल ब्रांच के हिसाब से उन्होंने चालू किया था, बहुत ही छोटा एंड बेस लेवल से उन्होंने वहां पर स्टार्ट किया था इन सांगली। तो ये सांगली में कैसे करते थे, एक छोटा बेस से उन्होंने स्टार्ट किया, जितना भी लोकल एरिया था वहां पर वो गोल्ड ज्वेलरीज वहां पर खुद बना के बेचते थे। फिर ये उनका कंपनी का हिस्ट्री है और ये पूरा फैमिली रन बिजनेस है, इसमें ऐसा ज्यादा कुछ नहीं, मतलब किसी ने दूसरे ने टेक ओवर कर लिया या फिर अलग मैनेजमेंट चेंज हुआ तो नहीं, 200 साल से कंपनी ही पूरा बिजनेस मैनेज कर रही है ना। उसके बाद क्या हो गया, 1958 में ये बिजनेस में एक टर्न आया, उन्होंने सांगली से अपना ब्रांच है वो पुणे में शिफ्ट कर लिया। अभी पुणे में क्यों, उनको बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिल रहे थे, वहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा था, तो उन्होंने दो ब्रांचेस कर ली। एक तो सांगली में अभी भी है, 200 साल पुराना ब्रांच अभी भी है, एंड नाउ अनदर ब्रांच दे स्टार्टेड फ्रॉम पुणे। पुणे में उन्होंने उनका नाम रखा पीएनजी ज्वेलर्स। उसका फुल फॉर्म होता है पुरुषोत्तम नारायण ज्वेलर्स। इनके जो एंसेस्टर्स थे उनके नाम पे ही उन्होंने ये बिजनेस का नाम है वो रखा। दो ब्रांच डिवाइड हो गए, एक तो पुणे और एक तो सांगली, और ये जो पीएनजी ज्वेलर्स है फिर वही वहां से ब्रांच का कंटिन्यूएशन हुआ और वहां से ही उन्होंने ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट किया। अभी कैसा है, ये फैमिली रन बिजनेस है, तो अभी 2000 से सौरभ घाटगिल जो उनके चेयर मैनेजिंग डायरेक्टर है वही पूरा बिजनेस संभालते। तो कैसा है, वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अभी के है। बट इसका अगर हिस्ट्री जाने तो उनका कैसा था, पहले तो बस एक ही ब्रांच था 2000 के पहले। तो सौरभ जी ने पूछा उनके फादर से, ग्रैंडफादर से, हमें बढ़ाना चाहिए, हमें हमें ब्रांचेस का एक्सपेंशन करना चाहिए, तो ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए उनको बहुत उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ा। पहले तो परमिशन लिए, फिर क्या हो गया, उनके कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने उस प्रोफेसर को अप्रोच किया कि हम हमें एक स्वॉट एनालिसिस करके दीजिए। तो उन्होंने उसका बिजनेस का पूरा स्वॉट एनालिसिस किया। अभी स्वॉट एनालिसिस पे उनको मालूम पड़ा उनके क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज है, फिर थ्रेट्स क्या है। तो इस हिसाब से उन्होंने उनका एक स्ट्रेटजी बना लिया। अभी क्या है, बेसिक इसमें क्या होता है कि उनको ब्रांचेस बढ़ाना है, तो ब्रांचेस बढ़ाने के लिए उन्होंने कौन सा स्ट्रेटजी लिया। सो पहले तो उनके यहाँ पर एक एम्प्लॉय था, उन्होंने एम्प्लॉय से पूछा, एक था कि अगर हम आपको एक पूरा ब्रांच का जिम्मेदारी देंगे, विल यू एबल टू हैंडल फुल ब्रांच फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, लाइक इन्वेंट्री हैंडल्स कर सकते हो क्या, या फिर सेल्स करना है वो मैनेज करना पड़ेगा, जो भी हॉट सेलिंग सेलिंग स्टॉक्स है, जो भी बेस्ड सेलिंग है उसको बार बार रिफिल करना, ये सब मैनेजमेंट है। तो एम्प्लॉय ने बोला कि अगर आप मुझे 6-7 महीने इसका ट्रेनिंग दो देन आई कैन हैंडल इट। तो वैसा ही किया, उनको पहले पूरा ट्रेनिंग दिया और उसके बाद वो एम्प्लॉय ने वो ब्रांच पूरा अच्छे से सक्सेसफुली रन किया। फिर इसके बाद ही उनको ये स्ट्रेटेजी मिल गया कि जिसने सक्सेसफुली रन किया उसको दूसरे ब्रांच पे डाले, यहाँ पर अलग जन को बिठाया, ऐसे कर करके उन्होंने ब्रांच का एक्सपेंशन किया। सो इन सितंबर 2024 में ये आईपीओ लेके आए, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस थे। उसके बाद उन्होंने आईपीओ लाया। आईपीओ वाज अराउंड 1100 करोड़, उसमें से 850 करोड़ का फ्रेश इशू था और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। मतलब 850 करोड़ पूरा कंपनी के पास गया, ज्यादा उन्होंने बेचा नहीं है, विच इज वेरी गुड। अभी मैं बार बार कहता हूँ कि बिजनेस मॉडल को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें समझना चाहिए। तो इनका बिजनेस मॉडल कैसा है करंटली, उनके ये H1 FY22 का थोड़ा डिटेल्स है, एच Q3 भी आ गया है FY26 का। तो मैं H1 का पहले बोल देता हूँ। 63 स्टोर्स थे और Q3 में और उन्होंने 4 स्टोर्स ऐड कर दिए, मतलब अभी इफ यू 3 ऐड कर दिए मतलब, और एक क्वार्टर में भी अक्टूबर के स्टार्ट में भी एक किया था, मतलब 4 ऐड कर दिए। तो करंटली दे हैव 66 स्टोर्स। और रिसेंटली इन Q2 में वो एमपी, इंदौर, लखनऊ, यहाँ पर भी उन्होंने ब्रांचेस ओपन किए। लखनऊ का तो सबसे बड़ा ब्रांचेस है, इट्स मोर देन 8000 स्क्वायर फीट। तो अब तक उन्होंने जितना भी ब्रांचेस बनाया है उसमें लखनऊ का सबसे बड़ा ब्रांचेस है। इनका यही स्ट्रेटजी है कि न्यू इसमें खोले तो थोड़ा बड़ा ब्रांच होना चाहिए। और लखनऊ का रीजन भी वैसा ही है कि लेविश थोड़ा शोरूम हो, थोड़ा अच्छा उनका इंटीरियर्स हो, तो उस बेसिस पे उन्होंने वैसा किया है। नाउ कंपनी का इफ यू सी, अभी 50 स्टोर्स हो गए जो कंपनी ओन है और 16 स्टोर्स आर
फ्रेंचाइजी मॉडल, इसमें से इफ यू सी लाइक ज्यादातर देखा जाए तो 59 लेगेसी स्टोर्स है और 4 लाइफस्टाइल स्टोर्स है। अभी ये 59 में 3 और ऐड कर देंगे तो 62 लेगेसी स्टोर्स है। और एवरेज इफ यू सी एवरेज उनका स्टोर साइज कितना है तो 3000 से 4000 उतना रहता ही है एवरेज। फिर उसके बाद ही वो ऑप्टिमम सेल्स लेवल पे पहुंच सकते जितना भी उनका मेट्रिक्स हो, ओवरऑल गाइडेंस कैसे इंक्रीज करना है। तो टोटल एरिया इफ यू सी 2 लाख स्क्वायर फीट का भी उनके पास टोटल एरिया है और इसके अंदर करंटली 2656 एम्प्लॉयज है टोटल। एवरेज सेलिंग पर स्क्वायर फीट इज 1,92,000, रेवेन्यू पर स्टोर इज 61 करोड़ और प्रॉफिट इज 2.3 करोड़ पर स्टोर। इसमें 9% का स्टैंडर्ड रेशियो आया है Q2 में FY26 और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है 28%। अभी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में क्या होता है, एक तो वॉल्यूम होता है और वैल्यू होता है। अभी 4-5 क्वार्टर से वो वैल्यू पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं। अभी वैल्यू का इवेंचुअली दिखेगा ही क्योंकि गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहा है, गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहा है तो सेम स्टोर का वैल्यू बेसिस पे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दिख रहा है, बट वॉल्यूम में थोड़ा डिक्रीज आया है तो विच वी हैव टू सी 3-5% के बीच में ही वो घूम रहा है। इन्वेंट्री टर्न्स इज 3.2। अभी ये इन्वेंट्री टर्न्स रहता है हिस्टोरिकली, नहीं उन्होंने क्या बोला था कि हमारा 5 का इन्वेंट्री टर्न्स होता है, तो 5 का इन्वेंट्री टर्न्स होता है विच इज वेरी गुड। और स्टैंडर्ड रेशियो कम था, स्टैंडर्ड रेशियो 5 इयर्स पहले बस 0 था, नाउ इट्स 9। जैसे जैसे स्टैंडर्ड रेशियो बढ़ेगा इनका इन्वेंट्री टर्न्स कम होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर कम भी हो सकता है या मेंटेन हो सकता है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रेशियो उतना अच्छा मार्जिन है, और अगर स्टैंडर्ड रेशियो ज्यादा नहीं है तो इन्वेंट्री टर्न्स ज्यादा करना चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। उनके प्रोडक्ट्स क्या है। पीएनजी बेसिकली डील्स इन गोल्ड ज्वेलरीज, डायमंड, स्टडेड प्लैटिनम, सिल्वर एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरीज ऑफर ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन ज्वेलरीज। उसके अंदर नाथ, मंगलसूत्र, वेडिंग ज्वेलरीज का पूरा सेट हो और कंटेम्प्रेरी ज्वेलरीज, ऐसा वी कैन से। ब्रांड्स इफ यू सी प्राथा एंड स्वराज आर 2 मेजर ब्रांड्स जो वेडिंग ज्वेलरीज या फिर मंगलसूत्र, बैंगल्स ये सब बनाते हैं। इसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट्स इफ यू सी अलग अलग प्रोडक्ट्स भी आते हैं। अभी प्रोडक्ट्स में कैसा है कि ज्यादा फोकस महाराष्ट्रन ऑथेंटिक ज्वेलरीज होता है उसके साइड में है। अभी महाराष्ट्र से थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, एमपी किया, इंदौर किया, लखनऊ किया, अभी थोड़ा एक मिक्स होगा कि वो रीजन पे कैसे ज्वेलरीज चलते हैं, उनके ट्रेडिशनल वेयर्स किसके, उसका भी मिक्स करेंगे। बट यहाँ का इफ यू सी तो अलग अलग बैंगल्स हो जाए या फिर शिंदे शाही, कल्याण तोड़े हो सकता है। महाराष्ट्रन साइड में ठुशी कलेक्शंस होता है, नेकलेस एंड बैंगल्स होते हैं, रानी हार, शाही हार, पोहे हार, ये सारा अलग अलग हार का टाइप्स होता है, इसका वेरिएशन भी है, इसका एसक्यूज भी अच्छे खासे है और एसक्यूज वो वही रखते हैं जिसका बहुत अच्छा सेल्स हो सकता है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाखुली हार हो, सूर्या हार हो या फिर ये तो हार के साइड में, पर गिफ्ट करना हो तो जनरली गिफ्ट करने के लिए लाइट वेट या फिर थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, तो वो भी है। रुद्राक्ष माला है, तुलसी माला है, अगर मेंस का हो तो मेंस के लिए ब्रेसलेट हो सकता है। दे ऑल्सो अभी मेक टू ऑर्डर का भी वो बोलते हैं, मतलब 50% ज्वेलरीज वो रखते हैं और 50% मेक टू ऑर्डर होता है, इससे इन्वेंट्री कम रहता है और फास्ट टर्नओवर्स भी हो सकता है। रानी हार का भी 6 लेयर 5 लेयर हो सकता है। और इसमें गाइडेंस उन्होंने दिया था एक बार, आई थिंक 1400 to 1500 रुपीज का मेकिंग चार्जेस पर ग्राम का, ऐसा गाइडेंस दिया था। तो बट ये अब हमको फिर से चेक करना पड़ेगा कि रिसेंट गाइडेंस क्या है। अगर ये गाइडेंस बस ग्राम के ऊपर है तो पूरा एवरेज उनका इन्वेंट्रीज उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस कैसा है, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्रीज कम हो जाएगा, सो दैट ऑल्सो वी हैव टू सी। इसके साथ ही अगर जो वर्किंग वुमेन्स है उनका थोड़ा अलग ज्वेलरीज होता है, वर्किंग वुमेन्स को थोड़ा लाइट वेट चाहिए, क्योंकि क्या होता है वेडिंग्स के लिए हैवी ज्वेलरीज होता है या फिर जिसमें डिजाइनिंग हो, बट जो वर्किंग होता है उसके सिंपल चाहिए, थोड़ा कॉस्ट इफिशिएंट चाहिए, उसमें स्टडड का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कंपेयर टू। इसके रिलेटेड उनका एक अलग ही ब्रांड है विच दे कॉल्ड लाइफस्टाइल स्टोर्स। लाइफस्टाइल स्टोर्स में ज्यादा वर्किंग वुमेन्स, वर्किंग मेंस, इसके रिलेटेड ज्यादा उसका फोकस एरिया होता है, विच इज वेरी गुड बिकॉज स्टडड रेशियो जैसा बढ़ेगा इनका मार्जिन बढ़ने का चांसेस है। ऊपर से लाइफस्टाइल स्टोर्स का कैपेक्स कम होता है, इन्वेंट्री कम रहता है, पर मार्जिन अच्छे है। तो FY25 में दे हैव सोल्ड 8.5 टन्स ऑफ गोल्ड। अब ये इतना टन्स का गोल्ड उन्होंने बेचा है, इफ यू डू मल्टीप्लीकेशन लाइक 85 टन्स इनटू मेकिंग चार्जेस कितना है तो थोड़ा 7,500 करोड़ का
आता है, ये तो मैं रफली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ। तो जनरली डायमंड्स एंड प्लेटिनम्स का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्लेन गोल्ड ज्वेलरीज। एंड ये जो अलग आइटम्स है सिल्वर एंड ऑल, इसका तो 3-4% ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। नाउ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर्स का कैसा है, ई कॉमर्स बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। ई कॉमर्स मतलब वेबसाइट उन्होंने टेक्निकली लॉन्च किया इन 2014 से मेजरली उन्होंने ई कॉमर्स में एंट्री लिया है। और उसके बाद ही उन्होंने टाटा क्लिक या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अभी लेटेस्टली ब्लिंकिट, ये सब के साथ भी टाइप करना चालू किया है टू गेन द ऑडियंस अट्रैक्शन। एंड बट मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यूज इज कमिंग फ्रॉम ऑफलाइन स्टोर्स। क्योंकि क्या होता है, अगर एग्जांपल लेते हैं कि हमें कार लेना है, हमें हाई कॉस्ट ज्वेलरी लेना है जिसका 15-20 लाख टोटल खर्चा आ रहा है, या फिर कुछ भी लग्जरीज आइटम वॉच लेना है, तो व्हाट वी ट्राई टू विजिट स्टोर्स। हम ऑनलाइन नहीं ऑर्डर करते अगर लैक्स में हो, क्योंकि वी हैव टू फील द स्ट्रक्चर कि वो कैसा दिख रहा है, दिखने में वो फेस टू फेस कैसा लग रहा है, उसका फील कैसा है। सो to understand that, we personally visit to the branch and then we take the decision we should buy this jewelry or not. So आगे भी ज़्यादा फोकस इसमें ही होगा, और मेजोरिटी उनका रेवेन्यू लाइक 50-60% इज कमिंग फ्रॉम ब्राइडल वेयर। तो इसमें थोड़ा सा उसका एक है मेरे पास पॉइंट। अभी क्या है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में भी डिस्कस करेंगे। मैंने कल्याण का देखा है, मैंने टाइटन का देखा है, तो इनका पूरा ब्रांड प्रेजेंस पूरा ऑल ओवर इंडिया है। तो जिस जिस रीजन में वेडिंग होता है उसका प्रॉपर ट्रेडिशनल वेयर अलग होता है। मतलब बंगाल में अलग होगा, साउथ में अलग होगा, महाराष्ट्र में अलग होता, नॉर्थ में अलग होगा, पंजाब में। तो अभी भी इनका फोकस ज्यादा महाराष्ट्रियन वेयर की तरफ ही है। सो इसका पैन प्रेजेंस अगर बढ़ाना है तो उनको डिजाइन में चेंजेस या फिर स्पेसिफिक कैटेगरी में न्यू एसक्यूज लॉन्च करने पड़ेंगे। अभी तक तो वो नहीं हुआ है। यूपी एमपी में भी वहां पर थोड़ा 50-50% हो सकता है, बट वो पैन इंडिया में करना है तो ये चेंजेस उनको करने पड़ेंगे। ब्रांडिंग और मार्केटिंग के रिलेटेड व्हाट दे डू, अब हेरिटेज उनका एक है कि 200 साल पुराना ब्रांड है। सो दे ट्राई टू present themselves as a heritage brand which has a presence in this market more than 200 years। और जो भी फंक्शन आए, लाइक धनतेरस आए, अक्षय तृतीया, ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं फॉर द सेल्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरीज। लाइक अक्षय तृतीया, दसरा, दिवाली, या फिर न्यू ईयर भी हो सकता है। तो दसरा, दिवाली, ये जो टाइम है, धनतेरस है, ये तो सबसे मेजर होता है क्योंकि Q3 में सबसे ज्यादा सेल्स होता है। सो दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, क्योंकि ये बिजनेस सीजनैलिटी पे बहुत वर्क होता है। सो ये फेस्टिवल पे बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो। और जो भी मराठी फिल्म्स, अभी ये कैसा रहता है, लाइक टाइटन हो, इन्होंने भी बड़े बड़े फिल्म्स में इन्होंने अपने ज्वेलरीज दिए, पद्मावती हो या फिर अलग हो, ये भी मराठी फिल्म्स होते हैं, उसमें अपने ज्वेलरीज देते। या फिर एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने ऑनलाइन देखा था कि ये जो क्राफ्टमैनशिप्स होते हैं या फिर आर्टिशंस होते हैं, ये कैसे बनाते हैं, तो इसका भी वो डिटेल में वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि जिसका भी बैकग्राउंड दिखे, अगर एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ ये ज्वेलरी, मुझे ब्रेसलेट चाहिए, तो मैं वीडियो देखूंगा, हाँ इसमें बनाने के लिए इतना रिफाइनिंग होता है, इसमें इतना मेकिंग होता है, इसमें इतने लोगों की मेहनत होती है, ऐसे इसका क्वालिटी होता है, क्वालिटी वाइज दे डू हॉलमार्क होता है, या फिर उसमें अलग से ऑडिट टीम होता है उसका जो क्वालिटी चेक करता है। तो उसके बाद वी विल गेट टू नो कि इट्स इम्पोर्टेंट कि बनाने में कितना ज्यादा होता है। बस गोल्ड दिया वैसा नहीं होता है, मेकिंग चार्जेस किस चीज का वो पैसा ले रहे हैं। तो ये आर्टिशियंस हो, क्राफ्टमैनशिप्स हो, इस चीज का पैसा ले रहे हैं वो। सो ये हुआ सेलिब्रिटी या फिर ब्रांड प्रेजेंस का। उन्होंने 2013 में माधुरी दीक्षित को साइन किया था। वाई दिस, बिकॉज तभी वो महाराष्ट्र स्पेसिफिक ब्रांड था। माधुरी दीक्षित का देखा जाए तो इनके पास 2 ब्रांड थे, लाइफस्टाइल, बेसिकली लाइफस्टाइल तो यही साल लॉन्च हुआ, पर वो जो पहले का इथनिक ट्रेडिशनल लेगेसी ब्रांचेस थे, इसलिए उन्होंने माधुरी दीक्षित को साइन किया कि उनका एक इमेज महाराष्ट्र में अच्छा है ट्रेडिशनल टाइप में। सो उसके बाद उन्होंने यूएस में भी एक्सपेंशन किया, यूएई में किया। उसके लिए दे साइन सलमान खान। सलमान खान का ग्लोब में पूरा अच्छा प्रेजेंस है, उसका ब्रांड बहुत अच्छा है, सो पीपल नो हिम। एंड अगर ये दिखा रहा है कि हाँ ये कंपनी अच्छा है, तो पीपल ट्राई टू अप्रोच द कंपनी। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल मार्केटिंग में तो मिलियनम या फिर जेंजी के लिए वो इंस्टाग्राम पे करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, लिंक्डइन पे या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दे डू एडवर्टाइजमेंट, व्हाट्सअप कॉल, या फिर क्रिकेट्स के भी वो जो भी लीग्स होते हैं उसको भी स्पॉन्सर करते हैं। छोटे मोटे इवेंट्स करके क्या करते हैं, दे ट्राई टू एंगेज द कम्युनिटी
या फिर कौन सा तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, मराठी इंडस्ट्री के रिलेटेड हो, तो उसका भी उनको अट्रैक्शन या फिर गेन मिल सके। तो हिस्टोरिकली वो खुद को महाराष्ट्रन ब्रांड के तरह प्रेजेंट करते थे। नाउ दे ऑल्सो वांट टू गो पैन इंडिया। इसके वजह से अभी नाउ दे विल ट्राई टू साइन विथ फ्यू डिफरेंट सेलिब्रिटीज, जो भी एरिया में या फिर जो भी रीजन में अच्छा हो उनको साइन करने का सोच सकते हैं। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस एज वी नो कि महाराष्ट्र सेंट्रिक था, अभी नाउ नेशनल में जा रहा है, जैसे कि टाइटन या कल्याण ने किया था। सो टाइटन या कल्याण ने कैसा उनका ब्रांड प्रेजेंस किया था? कल्याण तो पूरा साउथ साइड का था, टाइटन भी तमिलनाडु से उनका गवर्नमेंट से टाइप था, तो उन्होंने साउथ साइड से उन्होंने पूरा इंडिया कैसे कैप्चर किया, उनका स्ट्रेटजीज क्या था? तो यही स्ट्रेटजीज था, पहले भी कोई रीजन में खोलना है, फिर उसका वो रीजन का कोई भी सेलिब्रिटीज को दे विल साइन और फिर थ्रू देम दे विल डू एडवर्टाइजमेंट्स। FY25 में 52 स्टोर्स थे, H1 में 63 और Q3 में 66 स्टोर्स है। सो उन्होंने 15-16 का टारगेट होता है, अभी FY26 का टारगेट ऑलरेडी रीच हो गया, पर Q4 में और भी स्टोर्स दे विल ओपन, मतलब जितना टारगेट बोला था उससे अच्छा किया है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अभी ये जो न्यू स्टोर्स खोले FY26 में, ये बेसिकली क्यों खोले? क्योंकि उनको पैन इंडिया एक्सपेंशन करना है, MP में, लखनऊ में, ये वाली जगह पे किया, आगे जाके वो किधर करेंगे? छत्तीसगढ़, बिहार, पूरा हिंदी बेल्ट में दे विल ट्राई टू कैप्चर, क्योंकि हिंदी बेल्ट जो भी होगा उसका स्टैंडर्ड रेशियो ज़्यादा होगा, भले ही ज़्यादा रेवेन्यूज ना बढ़े, पर उनका स्टैंडर्ड रेशियो से मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का बहुत अच्छा चांसेस है। नाउ USA में उन्होंने 2008 में चालू किया, वहाँ पर कैसा है पूरा इंडस्ट्री समझे। अभी नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि इंडस्ट्री कैसा है। इंडस्ट्री $80 बिलियन का है, इंडियन इंडस्ट्री ज्वेलरी का, और इट्स ग्रोइंग लाइक 8 to 9%, मतलब आगे जाके इसका अच्छा ग्रोथ है और बड़े बड़े कंपनीज ने थोड़ा कैप्चर कर लिया है। इंडस्ट्री गोल्ड भी एक्सपोर्ट 90% बाहर के कंट्रीज से, लाइक 800 to 900 टन्स का ईयरली इंपोर्ट होता है इंडिया में। बट पॉइंट इज, इसमें डायमंड जो होता है 90% ऑफ वर्ल्ड डायमंड यहाँ पर ही पॉलिश होता है, डायमंड भी इंपोर्ट ही होते हैं, पॉलिश यहाँ पर होते हैं। तो और एक्सपोर्ट जितना भी इंडस्ट्री है उसका 30% एक्सपोर्ट होता है, मतलब एक्सपोर्ट में भी अच्छा डिमांड है। और बहुत सारे जो बड़े कंपनीज है, टाइटन या कल्याण, उनका तो ग्लोब में अच्छे उनके शोरूम्स है, तो दे आल्सो PNG आल्सो ट्राइंग टू फॉलो देयर पाथ, मतलब एक इंक्रीज होने का, बिजनेस में इंक्रीज होने का बहुत अच्छा चांसेस है, क्योंकि यही ट्रेंड लाइन या फिर ट्रेडमार्क होना चाहिए कि हाँ, हम इनका देख के या फिर इसका एक ट्रेंड इंडस्ट्री फॉलो करने का वी आर ट्राइंग। और उसके बाद 2017 में गोवा में दे हैव डन एक्सपेंशन, तो ये पहला एक स्टेट के बाहर उन्होंने चालू किया 17 में, और ये दोनों कोको मॉडल्स है, मतलब कंपनी ओन कंपनी रन। फ्रेंचाइजी बिजनेस दे ऑल्सो हैव लाइक 16 स्टोर्स। अभी फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे वर्क होता है, तो 18 से उन्होंने फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया है। अभी इसमें कैसा रहता है, फ्रेंचाइजी में बहुत ही कम कैपेक्स रहता है, तो ये कुछ कैपेक्स नहीं करते कंपनी, जो फ्रेंचाइजी जिसको लेना है वही कैपेक्स करेंगे, बट रन करेंगे कंपनी, मतलब कंपनी का स्टैंडर्ड मीट होगा, सारा गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी का होगा, प्रॉफिट शेयरिंग बाद में फिर वो फ्रेंचाइजी को देंगे। तो इनका जो नाम है इंडस्ट्री में या फिर मार्केट में वो स्टेबल रहेगा, कुछ इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, यही हायरिंग करेंगे, लोकल रीजन कैसे भी है सब यही करेंगे। ई कॉमर्स का 2014 से उन्होंने चालू किया है, अलग अलग ई कॉमर्स साइट में टू रीच नेशनलिटी। तो ये अभी पूरा वर्ल्ड ही डिजिटल हो रहा है, तो इट विल ग्रेजुअली हेल्प देम टू ग्रो डिजिटली। ऑपरेशन स्ट्रेंथ के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका मुंबई में इन हाउस गोल्ड ज्वेलरी प्रोडक्शन का है, ये 2014 में चालू किया। अभी डिजाइन्स, ये जो PNG सोलेटायर है वो ब्रांड के लिए डायमंड्स होते हैं, और बाकी के भी जो डिजाइन या फिर मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर ही करते हैं। इन हाउस डिजाइन होने का फायदा ही ये है कि जो भी डिजाइन चाहिए लेटेस्ट ट्रेंड को मैच करना चाहिए, ज़्यादा आर्टिशंस पे बाहर के डिपेंड ना होकर खुद ही बना लेंगे अगर कुछ फास्ट में नीड हुआ तो। वैसे तो आर्टिशंस के साथ टाइप तो होता है, बट हमारे इन हाउस होने का भी यही फायदा है कि जब भी नीड आए दे कैन मेक। जैसे कि बोला था, सेल टू मेड ऑर्डर करते, मतलब 50% उनके शोरूम्स में रखेंगे, फिर बाद में 50% रखेंगे क्योंकि इनको फास्ट मूव करना है इनका इन्वेंट्री, ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री पड़े रहे, और बाकी का जो 50% है वो ऑर्डर आएगा उसके बाद बना के 5-7 डेज में दे विल डिलीवर। क्वालिटी के रिलेटेड इन हाउस उनका टीम है हेड ऑफिस में, तो वो डेली बेसिस पे या फिर जब भी उनको एक उनका शेड्यूल हो उस बेसिस पे दे विजिट देयर ब्रांचेस में जाके क्या करेंगे, उनके सारे जो भी गोल्ड बेच रहे उसमें
हॉलमार्क होता है, BIS हॉलमार्क। तो ये हॉलमार्क का सैम्पलिंग करेंगे, उनका क्वालिटी मैच कर रहा है कि नहीं, जितना अगर 22 कैरेट बताए तो ये 22 कैरेट का डिटेल्स मैच कर रहा है कि नहीं, दे विल ट्राई टू फाइंड दिस। और ये BSI उन्होंने चालू किया है हॉल मार्किंग इन 2007। और कैसा रहता है कि ऑडिट टीम हो, इंटरनल ऑडिट टीम हो, या फिर हेड ऑफिस की तरफ से ऑडिट टीम, ये सारे ब्रांचेस विजिट करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एज आई डिस्कस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। तो ERP सॉफ्टवेयर है, कितना डे का इन्वेंट्री था, कितना क्लोजिंग का इन्वेंट्री है, कितना सेल्स हुआ। और ये जो मैनेजमेंट है ना, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो डेली बेसिस पे ये इसका ऊपर ट्रैक रखते हैं, तो इनका आदत है वैसे पहले से। अभी मैनेजर्स का भी बेस पे उन्होंने एक वीडियो में बताया था, मैनेजर्स क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट सेलिंग स्टॉक होता है, जो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसको हमेशा रिफिल करते रहते हैं, तभी जाके वो वाले स्पेसिफिक स्टॉक पे डिमांड आता है और इससे इन्वेंट्री टर्न्स बढ़ जाता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बेसिकली इंक्लूड टर्न्स, अभी इन्होंने 5 टर्न्स भी बताया था, पहले इनका था कंपेयर टू बाकी इंडस्ट्री का 2 से 3 टर्न्स का। तो FY25 का मैट्रिक्स थोड़ा डिस्कस किया था मैंने, 53 स्टोर्स है, रेवेन्यू 7693, प्रीवियस ईयर से 26% का ग्रोथ था। ज्वेलरी इन्होंने 8.5 टन्स का गोल्ड बेचा था, 25 टन्स का सिल्वर बेचा था, स्टडर रेशियो 6 से 7%, और ये इंक्रीज हो रहा है, 5 ईयर्स पहले तो जीरो था। ऑनलाइन फ्रेंचाइजी 55% ग्रोथ, और ई कॉमर्स का बिजनेस 131% ग्रोथ आया था। और अवार्ड्स भी मिले थे, GEPC अवार्ड्स उनको मिले थे। ये अभी Q3 का थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है बिकॉज Q3 में रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, 8% का रेवेन्यू ग्रोथ है Q2 में FY26, बट उनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था, 91% का ग्रोथ आया था कंपेयर टू प्रीवियस। सो इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे से प्ले हुआ था। 8% रेवेन्यू ग्रोथ, EBITDA में 111% और पैट में 120% का ग्रोथ। H1 में भी 100% का ही ग्रोथ है, रेवेन्यूज में कम है बट 100% से ज़्यादा। H1 FY26 में EBITDA में भी और पैट में 100 से ज़्यादा % का ग्रोथ आया था। अभी CFO ने बोला है कि इंक्रीज इन स्टडड ज्वेलरी हो गया था, पहले 7-8 था, अभी 9% का 9-8% का हो गया। इसके लिए वी हैव सीन सम ऑपरेटिंग लेवरेज और came from higher sale of demand and studded ratio, डायमंड एंड स्टडड रेशियो का डिमांड ज्यादा आ गया था। अभी गोल्ड प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 50% का गोल्ड प्राइस इंक्रीज आया था। ऊपर से नवरात्रि सेल्स अभी तक का सबसे ज्यादा आया था, 428, 66% ग्रोथ। और दिवाली का उन्होंने गाइडेंस Q3 का वो Q2 में ही दे दिया कि 1800 करोड़ तो आ जाएगा, 1800 करोड़ एक मंथ में। सो CFO ने गाइडेंस दिया था Q2 में कि 3000 to 4000 करोड़ आ सकता है Q3 में रेवेन्यूज, क्योंकि Q3 पूरा फेस्टिव सीजन होता है एंड और उसके बाद थोड़ा डिक्रीज आता है Q4 में। बट अगर उन्होंने ये क्वार्टर में कर लिया है तो वो वेडिंग सीजन्स के रिलेटेड, Q4 में वेडिंग सीजन्स होते तो वो थोड़ा मैच होने का चांसेस है। ये रिटेल का दिया था, रिटेल में आया था 72% का ग्रोथ, 72 रिटेल सेगमेंट इज 72% कंपेयर टू टोटल रेवेन्यूज, और 29% का ग्रोथ आया था। EBITDA मार्जिन 9, पैट 5, इसमें 9 EBITDA मार्जिन है, पर कॉन्सोलिडेट लेवल पे 6 EBITDA मार्जिन है, तो रिटेल में ज्यादा मार्जिन है। ई कॉमर्स में 113% का ग्रोथ, फ्रेंचाइजी में 105% का ग्रोथ। इसमें ये दोनों में EBITDA मार्जिन बहुत कम होते हैं। और अभी क्या हो रहा है, बाकी मैंने सेनको का देखा, मैंने कल्याण का देखा, टाइटन का देखा, इन्होंने प्राइस का ग्रोथ बहुत बताया बिकॉज गोल्ड प्राइस बढ़ा है, बट उनका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया Q2 में, बट इसका वॉल्यूम ग्रोथ आया था। हाउ आई अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज ट्रांजेक्शन वैल्यूज इंक्रीज हुआ है 18% से, और फुटफॉल 20% से इंक्रीज हुआ है, कन्वर्शन 93% से। मतलब फुटफॉल एग्जाम्पल लेते हैं, 100 से 120 बढ़ गया 20%, और उसका जितना भी बड़ा है उसका 93% इन्होंने कन्वर्शन कर लिया, जो एक्चुअल में उन्होंने मटेरियल या फिर ज्वेलरी खरीद किया। सो वो एक अच्छा है। स्टडड रेशियो 9%। अभी Q2 में 8 स्टोर्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, 5 कोको, 5 फोफो, और टोटल 64 तभी हो गए थे। जोग्राफिकल वाइज MP, लखनऊ, कानपुर में चालू किया है। H2 का गाइडेंस दिया था 15-16
दे विल लॉन्च, और H2 में 3 ऑलरेडी कर लिया, मतलब और 10 Q4 में आने का चांसेस है। अब ये कैसा होगा, 50-50 स्प्लिट होगा PNG एंड लाइफस्टाइल। मतलब PNG वो इन्वेंट्रीज बढ़ाएंगे गोल्ड ज्वेलरी देखे, और लाइफस्टाइल से स्टैंडर्ड रेशियोज भी बढ़ाएंगे। कोको में भी 50-50% का ये होगा। लॉन्ग टर्म गाइडेंस है, ये सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म गाइडेंस March 28 तक 150 स्टोर्स है, और अगले 2 साल में वो 30-40 स्टोर्स ऐड करेंगे, तो एवरेज 20 स्टोर्स हर साल में दे विल ट्राई टू ऐड। ये न्यू जो स्टोर्स उन्होंने ऐड किए हैं इंदौर, लखनऊ, कानपुर, तो जो भी महाराष्ट्र के स्टोर्स होते हैं उसमें 15 मंथ्स का ब्रेक इवन होता है, और जो बाहर के स्टेट्स है, महाराष्ट्र के बाहर के, उनका ब्रेक इवन टाइम इज 18 मंथ्स, क्योंकि उनका पूरा रीजन अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसका एक स्ट्रेटेजी है। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है, पहले तो मार्केट सर्वे करेंगे, एग्जीबिशंस पे पार्ट लेंगे, उनके ब्रांड के जो भी फ्रेंड्स है, रिलेशन है, उसके साथ दे विल ट्राई टू एक्सप्लोर, उसका ब्रांड रीच बढ़ाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद ब्रांडिंग कैंपेन करेंगे, न्यूज़पेपर होर्डिंग करेंगे। तो ये सारा एक स्ट्रेटजी प्ले करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी रहेगा लोकल जो भी उनका टैलेंट होगा, दे विल ट्राई टू हायर दैट, बिकॉज लोकल जो भी लैंग्वेज होगा, अगर एग्जांपल लेते हैं लखनऊ इंदौर में है, तो लोकल लैंग्वेज बोलने वाला कोई तो चाहिए, क्योंकि विलेज से आएंगे, सिटीज से आएंगे, तो सारा कम्युनिकेशन शुड बी ईजी, ऐसा नहीं कि यहाँ से भेजेंगे। तो वो है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ऐसा बोला था कि वो डिस्काउंट ज़्यादा नहीं देते मेकिंग चार्जेस पे, क्योंकि उनका एक ब्रांड ऑलरेडी बन गया है। ऐसा नहीं कि वो लोकल ब्रांड जैसा है कि वी विल गिव जितना चाहिए डिस्काउंट और हम कैरेट में कम कर लेंगे, तो वैसा नहीं करेंगे वो। एंड उनका एक रिस्क के रिलेटेड कैसा है, तो स्टोर ऑपरेशंस पे एक ऑडिट टीम होता है, एग्जीबिशन एंड डेवलपमेंट का टीम अलग होता है, CRM फीडबैक लूप्स का अलग टीम होता है, और ये जो भी एक्सपीरियंस है उसका हर ब्रांचेस पे विजिट होता है, एक्सपीरियंस जो भी टीम मेंबर्स है वो। लाइफस्टाइल फॉर्मेट का इन्होंने गाइडेंस दिया था कि इकोनॉमिक्स कैसा है, 1500 स्क्वायर फीट का होगा, 8 to 10 करोड़ का इन्वेंट्रीज और 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। मैच्योर होने के लिए इसमें लगेगा 25 करोड़ का रेवेन्यूज करना पड़ेगा, और 2.5 से 3 का इन्वेंट्री टर्न्स चाहिए। और इसमें कैसा है, इसमें ग्रॉस मार्जिन अच्छा है, 20-25 या फिर 30 तक पहुंच सकता है, कंपेयर टू 13% ग्रॉस मार्जिन ऑफ PNG लेगेसी। ब्रेक इवन इसका कम है, 12 मंथ्स का। और करंटली 3 लाइफस्टाइल है, उसमें से 1 ब्रेक इवन ऑलरेडी पहुंच चुका है, और 2 भी अभी पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट कैटेगरी में कैसा है, 85% सिल्वर, डायमंड 5%। अभी ना एक ऐसा है, इनका 50-60% रेवेन्यूज जो भी आता है ज्वेलरीज का, वो आता है वेडिंग ज्वेलरीज से, और वेडिंग ज्वेलरीज का जितना भी पार्ट है उसमें से 80 आता है ओल्ड गोल्ड से। मतलब कोई तो वेडिंग ज्वेलरी बाय करने के लिए आए, वो खुद के साथ ओल्ड गोल्ड लाए, अभी वो बोलते कि ये गोल्ड आप ले लो और उसके बदले में हमें न्यू गोल्ड दे दो। तो ये उनके पास कैसा होता है, गोल्ड ऑलरेडी आ जाता है, तो उनको गोल्ड बैंक से लेना नहीं पड़ता है, या फिर कहाँ से लोन नहीं लेना पड़ता है। तो ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है कल्याण या फिर टाइटन, वो क्या करते हैं, गोल्ड मेटल लोन का भी बहुत यूज करते हैं। व्हाट इज गोल्ड मेटल लोन, तो इसमें बैंक्स लोन में पैसा लेने से अच्छा गोल्ड ले लेते हैं बैंक से। एग्जांपल लेते हैं, कल्याण PNG गोल्ड ले रहा है कौन से तो बैंक से, अच्छे बैंक से, और फिर वो जब भी रीपेमेंट करने का टाइम आएगा तो उनको फिर से गोल्ड ही देंगे, और थोड़ा सा इंटरेस्ट हैज ए इंटरेस्ट भी थोड़ा ज्यादा गोल्ड देंगे। तो ऐसे में वर्क होता है। इसमें क्या होता है, रिस्क इन्वेंट्री साइड पे ही आता है, डेप्थ में वो देखने को नहीं मिलता है। सो कंपनीज यूजुअली डू दिस काइंड, बट इनका तो 80% वेडिंग ज्वेलरीज का ओल्ड गोल्ड से ही आ रहा है, तो उनको ऑलरेडी गोल्ड मिल रहा है। स्कीम बेसिस पे भी खेलते हैं, पहले तो बहुत ही अलग अलग स्कीम था सब अच्छे अच्छे कंपनीज का। मतलब लाइक अगर 1,10,00,000 का गोल्ड है, 20,000 का है, तो 11 महीने तक आप 10,000 भरो, और जो लास्ट महीने का इंस्टॉलमेंट होगा वो हम भरेंगे। तो इस काइंड में अलग अलग स्कीम्स था। इनका भी है गोल्डन गेन प्लान है, उसमें 53 करोड़ बेचा है। सुवर्णा लक्ष्मी 63 करोड़ बेचा है, टोटल 115 का इन्होंने बेचा है। और ये सारा हेज होता है, जितना भी वो गोल्ड बेच रहे, पूरा ओवरऑल 8.5 टन या फिर 9 टन, वो सारा हेज करते हैं। और ये स्कीम से उनका 7-10% आ रहा है कंपेयर टू टोटल रेवेन्यूज। और ये हेजिंग मैकेनिज्म कैसा रहता है, हेजिंग मैकेनिज्म डेरिवेटिव से करेंगे, या फिर MCX पे जब भी सेल कर रहे, डेली मंथली बेसिस पे करेंगे, जब भी सेल्स कर रहे तभी बाय पोजीशंस भी बना लेंगे। सो इनमें
इन्वेंट्री गेन होने का चांसेस रहता है, बट वो इतना नहीं होता है, वो स्टेबल हो जाता है। इन्वेंट्री गेन्स कभी होगा, उनका प्राइस का वैल्यूएशन, प्राइस का इंक्रीज हो जाएगा, लाइक हैज वी डिस्कस Q2 में 50% का इंक्रीज आया था, तो वैसे हो जाता है। और सिल्वर तो हेजिंग नहीं करते, बस फेस्टिव सीजन पे ही हेजिंग करते, क्योंकि तभी बहुत ज्यादा डिमांड आता है सिल्वर्स का। अभी पेबल्स का इंक्रीज आया था Q2 में, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी सीजन आ रहा है, दिवाली आ रहा है, दसरा आ रहा है, तो वो पहले ही स्टॉक कर लेते। स्टॉक करने के लिए क्रेडिट बेसिस पे ले लेंगे, तो ये क्रेडिट मंथ जैसा खत्म हो जाएगा, पूरा सीजन खत्म हो जाएगा, तभी पे कर देंगे, तभी वो पेबल्स डेज विल कम टू द नॉर्मल। और अदर इनकम्स किससे आ रहा है? 750 करोड़ जो आया था पैसा, तो वो एफडी में या फिर बैंक में रखते हैं, तो उससे लाइक 7.5 का इंटरेस्ट आ जाता है, 50-55 करोड़ तक। मार्केटिंग में उन्होंने बताया कि मार्केटिंग वी विल ऑलवेज कीप बिटवीन 1 to 1.5% के बीच में ही, क्योंकि मार्केटिंग ज़्यादा मेजर कॉस्ट होता है अलग अलग कंपनीज के लिए, क्योंकि वो बड़े एक्टर्स को लेते हैं, तो उनका चार्ज कभी कभी हायर हो जाता है। कल्याण का मैंने एक सुना था कि उन्होंने नॉर्थ साइड में अमिताभ बच्चन को साइन किया था, तो वो एक स्पेसिफिक स्टोर में वो आके रिबन कट करके गए थे, बट वहाँ का जो इन्वेंट्री था वो जो अमिताभ बच्चन का साइनिंग कॉस्ट था उससे भी कम था, मतलब साइनिंग कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ा था एक स्टोर के इन्वेंट्रीज से। सो ये मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक इनको ये दो ही ये थे, और रीजन वाइज थोड़े अलग अलग भी करते हैं वो। Q2 में मार्जिन अच्छे होते हैं, Q2 में थोड़ा कम होता है बिकॉज सीजन कम होता है, बस एक ही अच्छा सीजन होता है, अक्षय तृतीया होता है, उसमें ज्यादा बाइंग होता है। EBITDA 5 to 6% होगा, पैट 3.64% तक जा सकता है। एक बताया उन्होंने कि उनका रिफाइनरी बिजनेस उन्होंने एग्जिट कर लिया। रिफाइनरी क्या करते हैं, जो भी गोल्ड आता है उसको रिफाइनरीज को देते हैं, उसका प्योरिटी इंक्रीज करते हैं और फिर आगे जाके सेल्स करते हैं, इसमें कुछ मार्जिन बनता नहीं। तो ये सितंबर 2024 यानी Q2 FY25 में बंद किया, तो इसका जीरो हो गया उसके बाद से। पहले तो 350 करोड़ था, सो Q3 से मार्क टू मार्क एकदम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन वी कैन डू, क्योंकि वो वाला सेगमेंट तो बंद हो गया। एंड इनका लैब ग्रोन में कुछ नहीं है, सेनको का लैब ग्रोन में है, कल्याण का है, टाइटन का है, बट इनका अभी तक लैब ग्रोन में बिजनेस नहीं है। लैब ग्रोन का कैसा रहता है, लैब ग्रोन का अगर हायर कैरेट्स में है, 4-5 कैरेट से ज्यादा है, तो उसमें प्राइस डिफरेंस बहुत होगा। एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कौन सा भी कैरेट का 2 लाख का हो, तो लैब ग्रोन का 20,000-30,000 में मिल जाएगा। बट इसका लोअर कैरेट्स में कैसा रहता है, लोअर कैरेट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो जो भी चेंजेस हो रहा है वो हायर कैरेट्स में ज्यादा हो रहा है, लोअर कैरेट्स में थोड़ा इतना नहीं होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लेगेसी स्टोर्स में उन्होंने बताया कि एक स्टोर्स रखने के लिए लेगेसी का 50 करोड़ चाहिए। अभी उसमें से थोड़ा देखा जाए 10-15 करोड़ पूरा इस कैपेक्स में लग जाएगा, स्टोर का जो भी हो, इंटीरियर्स ये सब, बाकी इन्वेंट्रीज रखना पड़ता है, तो उस हिसाब से इन्वेंट्री टर्न्स 3-4 कर सकते हैं। और इंटरनेशनल का भी टारगेट उन्होंने दिया है कि नॉर्थ अमेरिका में स्टोर में दे विल डू पर ईयर। और उसमें कैसा होगा, स्पेसिफिकली वेस्ट कोस्ट में, क्योंकि वहां पर डिमांड अच्छा है, तो वेस्ट कोस्ट में मतलब कैलिफोर्निया टू सिएटल तक देख सकते हैं वो, बट इंडिया उनका मेजर टारगेट एरिया है। Q3 का भी बिजनेस अपडेट आया था, तो Q3 का बिजनेस अपडेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ही इंडस्ट्री स्ट्रक्चर समझ में आता है। तो इसमें 46% का ग्रोथ आया है पूरा रेवेन्यूज में। ड्राइवर्स क्या था, जैसे कि मैंने Q2 वाले क्वार्टर में एक्सप्लेन किया था, Q3 फेस्टिव सीजन होता है, क्या आता है उसमें, उसमें दशहरा आता है, उसमें दिवाली आता है, उसमें भाई दूज रहता है, ये अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, उसमें अच्छा बाइंग हो जाता है। सो नॉन रिटेल सेगमेंट है, उसमें कितना आया है, उस रिटेल सेगमेंट में 46% आया, नॉन रिटेल में 138% का ग्रोथ आया कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर, और कंट्रीब्यूशन 5% का है। फ्रेंचाइजी में भी 12% का ग्रोथ आया, फ्रेंचाइजी 7.7% कंट्रीब्यूट करते। तो टोटल इफ यू सी 46% का ग्रोथ। अभी दसरा में ही एक दिन में दे हैव डन 90 करोड़ का सेल्स, और धनतेरस में 226 करोड़, टोटल 606, विच इज 74 करोड़ का ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ आया है। और अक्टूबर का सिंगल मंथ में 1800 करोड़, जैसे गाइडेंस दिया था वो गाइडेंस आराम से मैच कर लेते। प्रोडक्ट मिक्स में 9 मंथ्स में 52% का ग्रोथ आया है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का स्टैंडर्ड रेशियो 8.4, 9% से 8.4, मतलब
थोड़ा मार्जिन में यहाँ पर इम्पैक्ट आने का चांसेस है। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 32%, ये मैं बोल रहा हूँ ये बस वैल्यू है, तो वॉल्यूम में इतना ग्रोथ नहीं आया बिकॉज उन्होंने बताया नहीं है। तो अगले क्वार्टर में वी विल आस्क कि वॉल्यूम में कितना ग्रोथ आया, क्योंकि वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडस्ट्री में वॉल्यूम बेस ही पूरा रहता है। अभी कंपनी Q3 में 3 एक्सक्लूसिव कंपनी आउटलेट्स कोको में, मतलब अभी 66 उनके टोटल स्टोर्स हो गए एज ऑफ दिसंबर 2025। और Q4 में दे विल ओपन उनका 14-15 का हो सकता है स्टोर्स। और ये देखा जाए तो मिक्स होगा कोको फोफो में, तो ये एंड तक 78-80 स्टोर्स हो सकते हैं। अभी इसमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितना है, एक साल पहले उनके 53 थे, नाउ इसमें अभी 80 आ गए, मतलब 20-25 से ज्यादा उनका स्टोर्स हो गए। इससे ज्यादा ग्रोथ आने का नहीं है, ये ओपेक्स में प्ले करेगा। फिलहाल तो ये ओपेक्स में प्ले करेगा, क्योंकि इनका ब्रेक इवन होता है एक साल के बाद, तो एक साल के बाद यहाँ से सब प्ले होना चालू हो जाएगा। रेवेन्यू गाइडेंस 25% ग्रोथ, मतलब ये साल 9,000 से 9,500 का ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट। और 4 से 5% का उनका पैट मार्जिन, थोड़ा ओपेक्स में इंक्रीज आएगा, ये 20-25 स्टोर्स जो आए उसके वजह से। Q1 में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 8% था, ज्यादातर ये वॉल्यूम ये अपना वैल्यू बेस ही है। उसके बाद शिफ्ट हुआ था ग्रोथ बिकॉज गुड़ी पाड़वा Q4 में आ गया था, पहले वाले क्वार्टर में आ गया था। उसके बाद Q3 में 32% का ग्रोथ है। अभी इसमें वॉल्यूम बेस पे ग्रोथ आया था FY25 में बस 3% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, और उसके बाद से वॉल्यूम उन्होंने बताया ही नहीं। तो वॉल्यूम ग्रोथ मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये Q3 में 32% है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वैल्यूम। एक बार वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉम्पिटेटिव एनालिसिस कैसा है ये पूरा इंडस्ट्री में। तो पहले मैं टाइटन से डिस्कस करता हूँ। टाइटन कैसा था, बहुत 1990s के पहले उन्होंने चालू किया था। बेसिकली उनका वॉच का बिजनेस था, और 1990s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, बिकॉज यूएस ईरान में वहाँ पर ऑयल का बहुत क्राइसिस था, तो आपका जो भी डॉलर्स है, और वो टाइटन के जो भी पार्ट्स है वॉचेस के, वो मंगाने के लिए डॉलर चाहिए था। तो इन्होंने एक जुगाड़ जैसा काम लगाया था कि हाँ, ज्वेलरी लेते, जो भी हमारे फॉरेन में स्टोर्स है वहाँ पर ज्वेलरी बेचते और डॉलर्स वहाँ से कमा के लाते। सो 92 के बाद लिबरलाइजेशन आया, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि ये बंद कर देते, बस फोकस उन्होंने इंटरनेशनल से नेशनल में किया। और तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ इनका टाइप था, तो वहां से उन्होंने ब्रांचेस इंक्रीज करना चालू किया। अभी इंडिया में 30+ स्टड रेशियो इनका है, मतलब सबसे हाईएस्ट। और इन्होंने ही इंडस्ट्री में कैरेट मीटर इंट्रोड्यूस किया था, मतलब जो भी आपका गोल्ड है वो यहाँ से चेक करके लो, ये कितना परसेंट कितना कैरेट का है। अभी ये जो भी अलग अलग अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर थे, तो वो कैसे अलग कैरेट का देते थे, बोलते थे 20 है बट देते थे 18 से नीचे। सो इसके वजह से क्या हो गया, इसके वजह से एक शिफ्ट आ गया अनऑर्गेनाइज से। 2017 में बस 18% ही ऑर्गेनाइज था, एंड नाउ इट्स 35-40% ऑर्गेनाइज। तो इनके पास रिपीटेड कस्टमर्स बढ़ना बहुत चालू हो गया, स्टेबल मार्जिन से इनका, और ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये बहुत ही इनका ग्रोथ तो बहुत ही मैसिव था। इसके साथ कल्याण ज्वेलर्स पहले साउथ साइड था। इसका कल्याण ज्वेलर्स का स्टोरी तो बहुत अच्छा है। इनके जो भी कल्याण फाउंडर है, उनके फादर पहले टेक्सटाइल बिजनेस करते थे, तो फिर टेक्सटाइल से उन्होंने क्या किया, उनके 5 स्टोर्स थे, तो 5 उनके जो भी बच्चे थे उनको अलग अलग टेक्सटाइल्स दे दिए। तो ये कल्याण ज्वेलर्स के जो ओनर है, उन्होंने सोचा कि हाँ, अभी तो मुझे ग्रोथ करना है, तो मैं ज्वेलरी में जाऊँ, क्योंकि उनके कस्टमर्स आते थे, उनको पूछते थे आप बस साड़ी दे रहे हो, हमको ज्वेलरीज लेने में बहुत तकलीफ हो रही। तो उन्होंने ज्वेलरीज में स्टार्ट करना चालू किया। फिर उसके बाद से साउथ साइड पूरा कैप्चर कर लिया, उसके साथ अलग अलग रीजन्स में गए, नॉर्थ में गए, ईस्ट में गए। और इनका एक ही स्ट्रैटेजी होता है कि जो भी ब्रांड एम्बेसडर लो, वो रीजन का बहुत ही अच्छा वेल नोन पर्सन हो, जिसका प्रेजेंस बहुत अच्छा हो। तो ये इनका है। अभी इनका टायर 2 टायर 3 में प्रेजेंस अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो ये एक है थंगामेल ज्वेलर्स का तमिलनाडु फोकस है। और इसका स्टडर रेशियो तो कम है, क्योंकि साउथ वाले लोगों को ज्यादा गोल्ड चाहिए, उनको डायमंड्स या फिर डिजाइनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको गोल्ड चाहिए। तो तंगमली का इन्वेंट्री रेशियो ज्यादा होगा, स्टडर रेशियो कम होगा, और यही चाहिए। इनका बिजनेस भी सीजनेबल है, सीजनैलिटी पे डिपेंड होता है।
और जो भी दिवाली दसरा होगा वहाँ पर ज़्यादा होगा। पीएनजी गाडगिल जैसे कि हम वही डिस्कस कर रहे कि उनको कैसा है, उनका महाराष्ट्रियन फोकस है, उनको इम्पोर्टेंट ये करना चाहिए कि अभी पैन इंडिया में जा रहे हैं तो अलग अलग रीजन का जो भी फोकस हो, बिहार में क्या कौन सा ट्रेडिशन चलता है, पंजाब में कौन सा है, तो उसमें भी फोकस करना चाहिए। पीसी ज्वेलर्स लॉस मेकिंग में है, थोड़ा टर्न अराउंड में चल रहा है, उसका ब्रांड में थोड़ा इश्यूज आ गए थे रेवेन्यूज पे, तो हाई रिस्क हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स दिख रहा है, तो भी हम लोग तो इसको इग्नोर करेंगे। ब्लू स्टोन, इसका बहुत ज़्यादा स्टडड रेशियो है, बट क्या है, ये एंट्री लेवल के मतलब कम वैल्यू के ज्वेलरीज देता है, तो इसके वजह से इसका स्टडड रेशियो ज़्यादा हो रहा है, और ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा है, तो मतलब इजी या फिर कम वैल्यू वाला है तो ऑनलाइन बिकेगा ही, और वो भी लॉस मेकिंग है, तो उसके में भी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सेनको एक अच्छा हो सकता है, बट सेनको का गाइडेंस मुझे कभी कभी पसंद नहीं आता है। अभी सारे इंडस्ट्री में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इन्होंने भी बताना चाहिए कि वॉल्यूम ग्रोथ के वजह से हमें इश्यूज आ रहे हैं, बट वो क्या बोल रहे हैं, जो प्राइस अप्रिसिएशन है उसको ही ज़्यादा मोटिवेशन दे रहे हैं, हाँ इतना अच्छा ग्रोथ है, बट वो सबको ही मिल रहा है, तो फुटफॉल देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। तो इनका ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न है, फ्रेंचाइजी एसेट लाइट मॉडल वैसा ही है। थोड़ा एक इसका रेशियोज भी देखते हैं। टाइटन का 3.7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, सेल्स 69,000 FY25 का फिगर से, 90 का पी, आर ओ आई है 31 का, ROC 19 का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा इंडिया में उनका अच्छा स्टोर प्रेजेंस है, लाइक 3,377 स्टोर्स, स्टैंडर्ड रेशियो 34 का है। ऑलरेडी इनका मार्केट पूरा कैप्चर हो गया है, लाइक मैनेजमेंट बोलते हैं कि हमारा 8% ज्वेलरी इंडस्ट्री में मार्केट शेयर है, तो अब भी जो भी प्लेयर होंगे, जो स्मॉल प्लेयर है, उनका ग्रो करने का बहुत अच्छा चांसेस है। सेकंड लेवल पे है कल्याण ज्वेलर्स, 51,000 करोड़ का मार्केट कैप, 28,000 करोड़ का सेल्स, तो और 55 का पी। इसका रेशियोज कम है, ROI और ROC कम है कंपेयर टू टाइटन। ROI बस 15 है, ROC 15 है, और स्टोर्स भी इनके देखे जाए तो 396, बट ये अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि टाइटन का 67,000 करोड़ सेल्स पे 3 लाख आ रहा है, और इनका 28,000 करोड़ पे 51,000 का मार्केट कैप आ रहा है, मतलब इसको अभी भी वैल्यूएशन उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। और स्टैंडर्ड रेशियो 27 का, थंगामाइल का 11,000 करोड़ का है, 5.7 थाउजेंड करोड़ का सेल्स है, 62 का पी, 14 का ROE, ROC 14 का, स्टोर बस 60 है, और स्टड रेशियो इज 7। तो थंगामाइल का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस साउथ में है, अभी ये सारे कंपनीज का साउथ में थोड़ा सा फोकस कम हो जाता है, बिकॉज साउथ में ज्वेलरीज ज़्यादा बिकना चाहिए, गोल्ड ज्वेलरीज, तो साउथ में इसका ज़्यादा है। पीएनजी गाडगिल का मार्केट कैप है 8,153, सेल्स 7,916, 27 का पी। इनके रेशियोज अच्छे हैं कल्याण से भी, 12 का ROI और ROC 19 का, और 63 स्टोर्स, 9% का स्टड रेशियो, तो इसका कल्याण से भी रेशियोज में ज़्यादा है ROI और ROC टर्म्स में। ब्लू स्टोन तो लॉस में ही जा रहा है, सो उसमें क्या है, 7,200 करोड़ का उनका मार्केट कैप है, 1,770 का सेल्स, पी नेगेटिव में है, ROE नेगेटिव में है, ROC भी नेगेटिव में है, और 311 स्टोर्स है। इसका स्टड रेशियो ज़्यादा है, बट वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि एंट्री लेवल का उनके ज्वेलरीज है, इसलिए उनके मार्केट कैप टू उनका सेल्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैल्यूएशंस उसमें ज़्यादा मिल रहा है, बट इनका सेल्स नहीं आ रहा है, तो वो एक देखना पड़ेगा, ग्रोथ आने का बहुत कम चांसेस है। सेनको का वैल्यूएशंस भी अच्छा है, 5,725 का मार्केट कैप, 6,259 मार्केट प्राइस टू सेल्स इसका कम होगा, मतलब 22 का पी, ROE 9.8 और ROC 10, 271 स्टोर्स और 12% स्टडड रेशियो। स्टडड रेशियो में ये पीएनजी के कंपैरिजन में अच्छा है, बट पीई रेशियो या फिर ROI या फिर ROC रेशियो जो है वो पीएन गाडगिल के कंपैरिजन में कम है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, और ये बस गाइडेंस प्रॉपर देंगे तो इनका आगे जाके भी इम्प्रूवमेंट आएगा, तो इसके वजह से मुझे पीएनजी अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है जो कल्याण एंड टाइटन ने दिया है। टाइटन का इफ यू सी ग्रोथ,
तो ये सारा ट्रेंड फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है, लेगेसी भी है। बस आने वाले कॉन कॉल में क्या ट्रैक करेंगे कि स्टैंडर्ड रेशियो कैसा इंक्रीज हो, उनके चार्जेस कितने हैं, उनका ग्रोथ प्लान कैसा है। अभी नॉर्थ बेल्ट पे कर लिया, मेन इंपॉर्टेंट जो भी 50% आ रहा है मंगलसूत्र या फिर वेडिंग के रिलेटेड, तो उसमें वो क्या रीजनल टाइप के चेंजेस करेंगे। एग्जांपल पंजाब में जाएंगे तो उनका रीजनल टाइप आर दे अडेप्टिंग, या फिर कुछ डिजाइन में चेंजेस आ रहा है तो उसमें उससे उनका इंक्रीज होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, या फिर वो बस महाराष्ट्रन स्टाइल के ही डिजाइन दे विल ट्राई टू प्लेस, तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो गाइस, यही था पीएनजी ज्वेलर्स का एक्सप्लेनेशन। तो आज हमने डिस्कस किया इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, इनका आगे जाके ग्रोथ कितना रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, फ्रेंचाइजी में या फिर स्टोर्स में। जैसे कि 3 साल में दे विल ऐड, 2 years में दे विल ऐड 30 to 40 स्टोर्स। उनका 150 का टारगेट है, रेवेन्यू ग्रोथ आएगा 25%, मार्जिन रहेगा 6 to 7%, और 3 to 4% का रहेगा पैट मार्जिन। रेशियोज भी उनके अच्छे हैं। आरओई अभी तो उनका है 20 ही है, आरओई और आरओसी वही रेंज में, तो वो मेंटेन रहने का चांसेस है। आगे जाके इन्वेंट्री टर्म्स थोड़ा कम हो सकता है बिकॉज उनका स्टैंडर्ड रेशियोज बढ़ रहा है, तो फिर मार्जिन इंप्रूवमेंट होने का चांसेस अच्छा है। इंडस्ट्री का भी हमने समझा कि इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट आ रहा है, विच विल बेनिफिटेड फॉर द ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, जैसे कि कल्याण, टाइटन, संगम, पीएनजी, ये सारे कंपनीज को होगा। बाकी पीसी ब्लू स्टोन तो लॉस में ही, तो मैं तो उनको इग्नोर ही कर रहा हूँ। सेनको में भी थोड़ा मैंने जैसे बताया था उनका मैनेजमेंट मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर बाद में बचे थंगामाइल, पीएनजी, कल्याण, टाइटन का बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ गया है, तो उनका ग्रोथ में थोड़ा सा डिक्रीज आ सकता है। अब भी ग्रोथ दिख रहा है बिकॉज क्या हो रहा है, गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहा है, पर आगे जाके कैसा होगा वी हैव टू सी। सो पीएनजी गार्डगिल विद बी गुड अपॉर्चुनिटी। अगेन ये बस एजुकेशनल वीडियो था, तो यू कैन डू योर ओन रिसर्च। और थैंक यू। चलो, अगर आपको ऐसे ही रिसर्च के वीडियोस देखने तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।